मेरे सभी ब्रदर एंड सिस्टर्स को मेरा नमस्कार। हम अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत अपनी यूनिवर्सल प्रेयर से करेंगे। ओ हिडन लाइट, वाइब्रेंट इन एवरी एटम। ओ हिडन लाइट, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May all who feel themselves as one with Thee know they are therefore one with every other. आज की वक्ता सिस्टर वर्षा जी, मैं इनका स्वागत करती हूँ। आप आज तीस जिनरात दासा की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थियोसॉफी थियोसॉफी के मूल सिद्धांत का चैप्टर 7 द इवेल्युएशन ऑफ एनिमल, पशुओं का विकास का भाग 2 आप प्रस्तुत करेंगी। वर्षा जी का मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। वर्षा जी थियोसॉफी सोसाइटी अहमदाबाद लॉज से 2004 में ज्वाइन किया था, and she was a former national lecturer of the Indian section TS and also council member of the Indian section TS. आप रेगुलर कई स्टडी क्लासेस वर्कशॉप्स कंडक्ट आपने कराए भुवाली भुवनेश्वर में। गुजरात में भी टीएस यंग मेंबर्स के लिए कई कोर्सेज कराए। एंड शी इज एमए इन इकोनॉमिक्स एंड नाउ शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन गुजरात गवर्नमेंट कॉलेज। आपको गुजरात गवर्नमेंट द्वारा शिखर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप 2004 से लगातार वर्तमान तक थियोसॉफी के प्रति समर्पित हैं। तो मैं आपको आज आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी वार्ता प्रस्तुत करें। तो वर्षा जी, आपका स्वागत है। मेरा वॉइस ठीक है अभी? हेलो। क्लियर है ठीक है, इट्स आपको? क्लियर। ओके। ठीक है, वॉइस ही नहीं आ रहा मुझे। आपको मेरी वॉइस अभी क्लियर नहीं हेलो, आ रही? मेरी वॉइस आ रही है? यस यस, आ बिल्कुल रही है क्लियर। ना? यस यस। आपकी पता नहीं आ नहीं रही है। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ। ओके। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे वो सिस्टर ने हमें बताया है, करेक्ट ना? ओके, ठीक है। तो जैसे सिस्टर ने बताया, आज का जो विषय है वो है इवोल्यूशन ऑफ एनिमल। और इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था वो देख लेते हैं हम थोड़ा स्पीड में। कि इस अध्याय के जो 5 मुख्य विषय हैं, वन लाइफ, 7 रेज, ग्रुप सोल, इंडिविजुअलेशन, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमें देखना है। तो ये पूरा एनिमल किंगडम का पूरा एक पिक्चर है जो जिनरादिस ने अपनी जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थियोसॉफी की बुक में दिया है कि कितने लाखों प्रकार के जो है वो एनिमल किंगडम में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है वो अभी वर्तमान समय में अस्तित्व में है। और किस तरह से वो फिर प्रोग्रेस करके सारे जो क्रिएचर्स है, एनिमल क्रिएचर्स है, वो ह्यूमन में कैसे आएंगे। जो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो कॉन्शियसनेस की प्रोसेस है, और बाहर का जो फॉर्म है वो तो सिर्फ एक माध्यम है। तो मिनरल में कैसे वो कॉन्शियसनेस है वो डॉर्मेट अवस्था में है, प्लांट में कैसे सेंसिटिव अवस्था में, एनिमल में कैसे वो इमोशनल को रिस्पॉन्स देता है, और ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन में आते हैं तो कैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस की वो और वो आगे बढ़ते हैं।
और फिर ह्यूमन से भी आगे प्रोग्रेस करके स्पिरिचुअल ह्यूमन की ओर हमें जाना है। ये पूरे ब्रह्मांड में कहो, पूरे सौर मंडल में कहो तो वन प्रिंसिपल का, यानी कि वन लाइफ का, एक जीवन का एक वन लाइफ का प्रिंसिपल है, वो अभी वर्तमान समय में कार्यरत है। तो किस तरह से हम पूरे विजिबल इनविजिबल सारे क्रिएचर्स के साथ एक दूसरे के साथ कैसे हम जुड़े हुए हैं। फिर 7 रेज का जो है वो प्रिंसिपल हमने देखा था कि सिर्फ ह्यूमन में इस 7 रेज का प्रिंसिपल है वो लागू नहीं होता है, वो मिनरल से प्लांट और एनिमल में भी वो लागू होता है। और हर जो प्राणी है, हर जीव है, वो अपने स्वभाव के अनुकूल जो है वो रेज में वो आगे बढ़ता है और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ता है। लास्ट में जब हम ह्यूमन में आते हैं तो इसके सारे के सारे जितने भी टेबल्स पे बताए हैं वो 49 की जितनी भी क्वालिटी है वो अर्जित करते हैं, और लास्ट में फिर हम स्पिरिचुअल किंगडम में यानी कि आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से हम डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई रेज है इसको पसंद करते हैं, फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो एनिमल है वो तो किस तरह से वो नेस्ट बनाता है, किस तरह है, मधुमक्खी है तो वो अपना जो है वो घर बनाती है, शहद इकट्ठा करती है, मकड़ी है तो कैसी जाल बुनती है। तो यहाँ पर जो ग्रुप सोल है तो वो ग्रुप सोल की जो चेतना है वो यहाँ पे कार्य करती है। तो इसका एग्जाम्पल हमने दिया है। फिर साइंस मिसिंग लिंक की बात करता है, लेकिन थियोसॉफी है वो हमें यहाँ पे जवाब देती है कि डोमेस्टिक एनिमल है वो विकास की उच्च अवस्थाओं में है। ग्रुप सोल पशु चेतना का मुख्य आधार है। पशु अनुभव करता है, पशु मृत्यु को प्राप्त करता है, और जो इसका जो अनुभव है वो ग्रुप सोल में लौट जाता है। अनुभव है वो सामूहिक स्मृति बनता है और अगली पीढ़ी में वो कार्यरत, मतलब इसे हेल्प करता है। अब आज हम आगे पार्ट 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 के जो की पॉइंट्स है लेक्चर्स के, वो है कि परमानेंट एटम है वो अनुभवों को कैसे सुरक्षित रखते हैं, कॉजल बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन सोल है वो किस तरह से जन्म, ह्यूमन सोल का है वो जन्म किस तरह से होता है, पशु और मानव चेतना में वास्तविक अंतर क्या है, और मानव विकास का जो है वो अंतिम आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है। तो आइए हम इसे देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी थियोरिटिकल बुक का जो कंटेंट है, इसको एआई की मदद से मैंने इस कंटेंट को एक इमेज में डाल दिया है, तो ताकि थ्योरी के साथ साथ हम इमेज के माध्यम से भी जल्दी से जल्दी ये जो लेक्चर का और बुक का जो सार तत्व है इसे हम ग्रहण कर सके। तो जो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की बात है वो साइंस कहता है, लेकिन जो थियोसॉफी है वो थोड़ा और एडवांस आगे विकास क्रम के सिद्धांत की बात करता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि क्या जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल जीवित रहने के लिए है या किसी और उच्च उद्देश्य के लिए है। तो डार्विन यानी कि साइंस के अनुसार विकास का मुख्य आधार नेचुरल सिलेक्शन है, एक संयुग है, लेकिन थियोसॉफी कहती है कि नेचुरल सिलेक्शन महत्वपूर्ण है, परंतु यह संपूर्ण कहानी नहीं है। यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लेखक बताना शुरू करते हैं कि विकास केवल आंधी जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे बुद्धिमान शक्तियां कार्य कर रही होती है। और यही से थियोसॉफी की आधुनिक विकासवाद से जो अलग मार्ग है वो यहाँ पे थोड़ा अलग पड़ता है। फिर आगे बताते हैं हमें, तो यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन है वो मात्र एक टूल है, विकास का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है चेतना का विस्तार। तो अतः थियोसॉफी के अनुसार विकास का लक्ष्य केवल शरीर या परिष्कार नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृति और चेतना की दिव्यता को प्रकट करना है। फिर ये जो साइड वाला जो पिक्चर है वो बुक से लिया गया है और इसकी रिगार्डिंग यहाँ पे साइड में इमेज बनाई है। तो ये जो फॉर्म है वो आगे बढ़ते हैं, तो इसके पीछे कौन मुख्य रचयिता है। तो यहाँ पे ग्रुप सोल और ग्रुप सोल तक हमने पार्ट 1 में लेक्चर 1 में बात किया था। तो ग्रुप सोल के ऊपर भी एडवांस द बिल्डर्स की बात आती है। तो जो बिल्डर है वो कौन है, तो जो बिल्डर है वो है प्रकृति के अदृश्य निर्माता है। थियोसॉफी के अनुसार प्रकृति में रूपों का निर्माण स्वयं पदार्थ नहीं करता है, इसके पीछे कार्यरत शक्तियां को बिल्डर्स कहा जाता है। जब हम एक सुंदर भवन को देखते हैं तो समझते हैं कि इसके पीछे कोई वस्तुकार जरूर होगा, जैसे कि फूलों की संरचना है, पशु का शरीर है, मानव का जो मस्तिष्क है, तो इन सब के जो पीछे है, तो इन सब के पीछे कोई ना कोई एक बुद्धिमान जो योजना है प्रकृति की वो कार्य कर रही है।
तो ये जो बिल्डर्स है वो क्या करते हैं, इसका काम क्या है? तो बिल्डर्स है वो रूपों का निर्माण करते हैं, विकास का निर्देशन करते हैं, प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं और आर्किटेक्ट टाइप को एक प्रकार का भौतिक रूप देने का वो कार्य करते हैं। तो ये जो बिल्डर है वो अदृश्य होते हुए भी प्रकृति के हर रूप के पीछे मौन, बुद्धिमान और दिव्य शिल्प के रूप में वो कार्यरत है। फिर आगे हम देखते हैं, तो ये जो बिल्डर्स है तो उस बिल्डर्स को भी इनकी ये जो योजना है तो इनमें जो देव शक्तियां है वो देवास है वो मदद करते हैं। तो ये जो देवास है वो विकास प्रक्रिया में सहायता करने वाले उच्च चेतन प्राणी है। संस्कृत शब्द देव का अर्थ है प्रकाशमान यानी कि शाइनिंग वन। तो थियोसॉफी में देवास को चेतना की एक समांतर विकास धारा माना गया है। देवास की भूमिका यहाँ पे क्या आती है? तो जो देवास की जो भूमिकाएं है वो यहाँ पे बताते हैं कि प्रकृति का संचालन करना, जीवन शक्तियों का वितरण करना, विकास का संरक्षण करना, प्रकृति में संतुलन बनाए रखना और आर्किटाइप्स को भौतिक रूप देना का जो काम है वो देवास बिल्डर्स को हेल्प करके करते हैं। तो यहाँ पे थियोसॉफी हमें बताती है कि प्रकृति केवल एक यांत्रिक प्रणाली नहीं है, वह एक जीवंत और चेतन प्रणाली है। प्रत्येक जीव और प्रत्येक प्रजाति के पीछे एक आदर्श रूप होता है। तो और डीप में हम देखते हैं कि आर्किटाइप्स क्या है। तो जैसे जब कोई वस्तुकार भवन बनाता है तो पहले वो क्या करता है, तो भवन का वो नक्शा बनाता है और नक्शा बनाने के बाद वो भवन के निर्माण में आगे लग जाता है। तो इसी प्रकार प्रकृति में भी पहले आर्किटाइप्स होता है, फिर इसका भौतिक रूप है वो विकसित होता है। यानी कि जो विकास है नीचे हमारे जो प्लेनेट अर्थ है तो हमारे पृथ्वी ग्रह पे फिजिकल फॉर्म में जो हम फॉर्म्स देखते हैं तो इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है, वो ये बताता है हमें। तो आर्किटेक्ट है वो सूक्ष्म आदर्श का रूप है, विकास का लक्ष्य है, प्रकृति का मूल नमूना है। जैसे उदाहरण लेते हैं तो जैसे एक डॉग है, एक कुत्ता है, तो केवल एक भौतिक पशु नहीं है लेकिन डॉग का भी आर्किटाइप रूप सूक्ष्म में अस्तित्व में है और सूक्ष्म में अस्तित्व में आता है, फिर इसके बाद वो फिजिकल फॉर्म में अस्तित्व में आता है। तो सभी कुत्ते इसी आदर्श प्रतिरूप की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ पे कुत्ते को एक आदर्श उदाहरण के रूप में लिया है, लेकिन जितने भी फॉर्म हैं वो सभी एक आदर्श प्रतिरूप की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। तो विकास अंधा नहीं है, वह पूर्व निर्धारित आदर्शों की ओर बढ़ रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि ये विकास तो है लेकिन इसकी 3 प्रमुख समस्याएं भी है। तो समस्या जैसे एक है कि भाई प्रजातियां और इसकी सब प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे होती है, नई नई जो प्रजातियां है वो कैसे उत्पन्न होती है। तो थियोसॉफी हमें इसका आंसर देती है कि इसके पीछे बिल्डर्स और आर्किटाइप्स है वो विकास को आगे की ओर दिशा देते रहते हैं। फिर दूसरा समस्या है, ये समस्या साइंस की ओर है। हमारी थियोसॉफी में समस्या को समस्या की तरह नहीं लिया है लेकिन विकास की तरह लिया है। अनुकूलन, तो जो भी क्रिएचर्स है, जो भी प्राणी मात्र है वो पृथ्वी पर आते हैं तो वो हमेशा फाइटिंग संघर्ष करते हैं और अनुकूलन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जीव वातावरण के अनुरूप वो धीरे 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 फिर अपने आप को बदलते हैं और इस तरह से वो विकास करते हैं। फिर नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ चेतन शक्तियां भी इसमें कार्य करती है। फिर तीसरी समस्या है प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो विकास हमेशा उच्चतर दिशा में ही हमेशा बढ़ता है क्योंकि चेतना का लक्ष्य हमेशा निरंतर विस्तार करना है। जैसे एक नदी है वो जो ऊपर पहाड़ों से और नीचे की मैदान के इलाकों में जो आती है तो वो हमेशा इसके मूल से फिर आगे की और ही वो बढ़ती है, वो फिर पीछे नहीं लौटती है। एक सीड है प्लांट में तो वो फिर जब जमीन में हम इसको बो देते हैं तो जब वो अनुकूलन साध के आसपास के पर्यावरण के साथ जब वो अनुकूल हो जाता है तो इसका जो ग्रो है वो फिर इसके जब मूल जम जाते हैं तो वो नीचे की से और ऊपर की ओर ही जाता है। तो इस तरह से चेतना है वो फिर या तो वहां पे डेवलपमेंट के लिए थोड़ा स्टेबल होती है या थोड़ी इसकी गति रुक सकती है लेकिन वो कभी वो पीछे की ओर नहीं जाती है।
तो यहाँ पे लेखक ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि इवोल्यूशन इज नॉट अ एक्सीडेंट, इट इज अ पर्पसफुल। विकास आकस्मिक नहीं है, वो उद्देश्यपूर्ण है। फिर आगे और डीप में देखते हैं हम कि पशु और मानव चेतना का अंतर क्या है। तो यहाँ पे पशु और मानव के बीच है वो जो चेतना का अंतर है, वो शरीर का नहीं है लेकिन चेतना का है। ये बात हमने लेक्चर 1 में भी देखी है। जैसे पशु है तो वो ग्रुप सॉल में शुरुआत में वर्क करता है, फिर वो अनुभव करता है, प्रतिक्रिया देता है, और फिर वो अलग स्वयं को अलग सत्ता के रूप में नहीं पहचानता है। लेकिन जो ह्यूमन है तो वो फिर एनिमल किंगडम से ह्यूमंस में आते हैं, तो वो इंडिविजुअल सोल की यानी कि व्यक्तिकरण की दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। वो सोचता है, आत्मविश्लेषण करता है, सही गलत का डिसीजन लेता है, आध्यात्मिक यानी कि मैं कौन हूँ तो मैं की वो खोज करता है। तो यहाँ पे मुख्य महत्वपूर्ण जो विचार है वो है मनुष्य की श्रेष्ठता। तो मनुष्य की जो श्रेष्ठता है वो शक्ति में नहीं है लेकिन जिम्मेदारी में है। वो बात यहाँ पे लेखक पशु चेतना और मानव चेतना में अंतर करके बताते हैं। फिर चैप्टर 7 के हम मध्य स्पिरिचुअल विभाग में आते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ से हम पशु चेतना के सबसे रोचक और गहन अध्ययन में प्रवेश करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेखक ग्रुप सोल से इंडिविजुअलाइजेशन तक की तैयारी को हमें यहाँ पे समझाते हैं। और यहाँ पे ज्यादातर उदाहरण है वो डॉग का ही लिया है। तो जैसे एक कुत्ता है वो इसके उदाहरण से समझते हैं, तो ये उदाहरण है वो पूरे एनिमल किंगडम को लागू होता है। तो शुरुआत में सभी कुत्तों की जो चेतना है वो एक सामूहिक ग्रुप सोल के रूप में होती है, और वो एक ही चेतना का सागर का एक भाग होते हैं। फिर जैसे जैसे इनमें जो है वो अनुभव बढ़ते जाते हैं, तो फिर भेदभाव की जो है वो डिफ्रेंसिएशन यानी कि भेदभाव की शुरुआत होती है। अनुभवों के माध्यम से वो इनका व्यक्तित्व, प्रवृत्ति, इनकी क्षमता और व्यवहार में भिन्नताएं आने लगती है। वो कैसे आने लगती है? तो इनका जो ग्रो है, तो वो जो ग्रो है वो जंगल में हुआ है या ह्यूमन के बीच में हुआ है या किसी और ह्यूमन में भी किसी फैमिली में इनका हुआ है। तो यहाँ पे इनका जो ग्रो है वो किस एटमोस्फियर में हुआ है, एनिमल का ग्रो, खास करके डोमेस्टिक एनिमल का। इसका ओनर, इसका मालिक कौन है, इसका मालिक है वो इसके प्रति किस प्रकार का बिहेव करता है। सामने वो जो एनिमल है यानी कि जो डॉग है, वो सामने डॉग है, एलिफेंट है, हॉर्स है, वो किस तरह से, बिल्ली है, तो किस तरह से वो अपने ओनर को रिस्पॉन्स करते हैं, वो भी मायना रखते हैं। तो यहाँ से भेदभाव की शुरुआत होती है अकॉर्डिंग टू देम एक्सपीरियंस। फिर इनके व्यक्तिकरण की तैयारी होती है, यानी कि वो ह्यूमन में आने की तैयारी करते हैं। और स्लाइड्स में और डिप में ये बात आने वाली है। तो जैसे कि कुछ डॉग है, इनमें उच्च गुण जैसे कि निष्ठा है, प्रेम है, बुद्धिमत्ता है और सेवा की भावना है वो अधिक विकसित होती है अकॉर्डिंग टू देम एटमोस्फियर। फिर अंततः वही जो डॉग है वो ग्रुप सोल से अलग होकर एक इंडिविजुअल सोल के रूप में वो विकसित होने लगता है। तो यह प्रक्रिया है वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो लेखक यहाँ पे बताते हैं कि पशु चेतना भी क्रमिक विकास की यात्रा पर है। सभी पशु अंततः व्यक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। जिनमें प्रेम, निष्ठा और सेवा की भावना अधिक है, वो इस यात्रा में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और मानव और पशु के बीच का जो संबंध है वो इसी विकास यात्रा का एक भाग है। तो यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है एनिमल के प्रति, वो बहुत ही इनके विकास में मायना रखता है। सारांश में क्या है? तो सारांश ये है कि नेचुरल सिलेक्शन यानी कि साइंस जो बताता है वो पर्याप्त नहीं है। जो अब तक की जो मैंने बात की इसका ये सारांश है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्डर्स है प्रकृति के जो रचयिता है, वो सूक्ष्म निर्माता है। देवास है वो विकास में सहायक चेतन शक्तियां है। और आर्किटाइप्स है वो आदर्श प्रतिरूप है। इवोल्यूशन है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और विकास का जो लक्ष्य है वो चेतना का विस्तार और आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। कैनियन ग्रुप सोल यानी कि कुत्ता वर्ग की जो समूह आत्माएं हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। तो हमने देखा था जो 7 रेस की मैंने जब फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, तो जैसे टाइगर है, चित्ता है, फिर लायन है, फिर इसके बाद डॉग है, कैट है, तो वो एक कैटेगरी में धीमे 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 वाइल्ड एनिमल से फिर वही वही रेस में वो फिर डोमेस्टिक एनिमल्स में वो आते हैं। तो करीब करीब आपको शेर का फेस है, टाइगर का फेस है,
फिर डॉग का फेस है, कैट का फेस है, तो आपको करीब 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 वो थोड़ा सिमिलर इसमें दिखने को मिलेगा, क्योंकि वो सेम रेंज में वाइल्ड से डोमेस्टिक की ओर आगे बढ़ते हुए आए हैं। लेखक हमें यहाँ पे बताते हैं कि सभी पशु समान विकास स्तर पर नहीं है। जैसे कि कैनियन फैमिली है, जैसे कि कुत्ता वर्ग के जो पशु है, वो इन पशुओं में जो मानव चेतना के सबसे निकट पहुंच चुके हैं। वो कुत्ता केवल एक पालतू पशु नहीं है, यानी कि डोमेस्टिक जो एनिमल्स है वो सिर्फ पालतू पशु नहीं है, लेकिन थियोसॉफी के अनुसार जो ऐसी चेतना विकसित कर चुके हैं, जो ग्रुप सोल से इंडिविजुअलाइजेशन की दिशा में बढ़ रही है, वो थोड़े आगे निकल गए हैं वाइल्ड एनिमल किंगडम से। कुत्तों में जैसे विशेष रूप से विकसित गुण होते हैं, और भी एनिमल्स में अपने अपने प्रमुख गुण है, आगे देखेंगे डीप में। तो जैसे कुत्तों में देखें तो वो बहुत ही लॉयल एनिमल है। फिर जो वो इसका ओनर है, इसका जो फैमिली मेंबर है, इनको प्रेम देते हैं तो बदले में वो भी अपना प्रेम को प्रदर्शित करता है। वो समय आने पर अपने ओनर के लिए, अपने मालिक के लिए आत्मत्याग की भी वो तैयारी में रहता है। और ये बात हमारे मास्टर्स कर्नल ऑलकॉट का भी एक जिक्र यहाँ पे आता है। फिर सेवा का जो भाव है वो सबसे ज्यादा इस डॉग में हमें पाया जाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें कि जब कुत्ता अपने स्वामी के लिए अपना जीवन जोखिम में भी डाल सकता है, तब वो इनसे कार्य नहीं कर रहा होता, वह व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रिया विकसित कर रहा होता है। यही इंडिविजुअलाइजेशन की शुरुआत है, यानी कि हम जो इमोशंस दिखाते हैं, तो बदले में एनिमल भी अपना पर्सनल इमोशंस का वो पर्सनली रिस्पॉन्स जब देते हैं, तभी इंडिविजुअलाइजेशन यानी कि व्यक्तिकरण की शुरुआत होती है। और ये जो रिस्पॉन्स है वो एक जंगल में रहने वाला डॉग और जंगल में रहने वाले डोमेस्टिक एनिमल और ह्यूमन के आसपास रहने वाले जो एनिमल्स हैं, दोनों में ह्यूमन की इमोशंस को रिस्पॉन्स करने का जो प्रोसेस है वो दोनों की अलग होती है। उदाहरण लेते हैं, जैसे डॉग है तो वो पुलिस जैसे किस तरह से डॉग को वो तैयार करती है, फिर वो ड्रग्स को, फिर किसी खूनी को, या कुछ चोरी हुआ है तो वो माल को पकड़ने के लिए वो पुलिस किस तरह से डॉग को ट्रेनिंग देती है। तो वो पुलिस डॉग, फिर रेस्क्यू डॉग जो रेस्क्यू में यूजफुल होते हैं। फिर हमारे फैमिलीज में कुछ लोग हैं वो डॉग को नर्चर के लिए ले आते हैं, तो मालिक के प्रति अत्यधिक समर्पित करने वाले कुत्ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज में ये एनिमल्स आते हैं। कुत्ता और भेड़िया दोनों एक ही परिवार से है, फिर भी कुत्ता अधिक विकसित क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर मैंने जैसे बताया, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन का लव और इसकी जो निकटता है वो यहाँ पे इससे अलग बनाती है। फिर हम यहाँ पे फीलाइन ग्रुप सोल यानी कि बिल्ली वर्ग की समूह आत्माओं का हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे बिल्ली वर्ग की का जो विकास कुत्तों से थोड़ा भिन्न दिशा में होता है, क्योंकि इसका जो रीजन है वो थोड़ा अलग है। तो जैसे कुत्ता है वो प्रेम और समर्पण से विकसित करता है, फिर बिल्ली है वो व्यक्तिगतता यानी कि इंडिविजुअलिटी को विकसित करती है। बिल्ली की जो प्रमुख गुण है वो स्वतंत्रता, सूक्ष्म संवेदनशीलता, आत्मनिर्भरता और निरीक्षण की क्षमता है, वो इसके मेन प्रमुख गुण है। डॉग में वो जो गुण है वो प्रेम का, आत्म बलिदान का है। आध्यात्मिक महत्व क्या है? तो प्रकृति विकास के लिए केवल एक मार्ग नहीं अपनाती, लेकिन कुछ चेतनाएं प्रेम द्वारा भी विकसित होती है और कुछ चेतनाएं हैं वो स्वतंत्र द्वारा भी विकसित होती है। यानी कि किस प्रकार की रेंज में वो एनिमल है वो आगे बढ़ता है, इसके हिसाब से वो अपना एक प्रमुख और इसके सब कुछ प्रमुख गुण वो चयन करते हैं, फिर इसको रिस्पॉन्स देते हुए वो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे और देखते हैं, तो समूह आत्माओं का जो है वो धीरे धीरे क्रमिक विभाजन कैसे होता है। तो शुरुआत में वो नंबर्स ऑफ लार्ज ग्रुप के सॉल्व होते हैं, जिसमें मिलेनियन टू मिलेनियंस एनिमल्स वास करते हैं। फिर वो स्मॉल ग्रुप की कैटेगरीज में वो इसका डिवीजन होता है। फिर स्पेशलाइज्ड ग्रुप में इनका डिवीजन होता है। फिर वो एडवांस्ड डोमेस्टिक एनिमल्स में इनका डिवीजन होता है। तो यहाँ पे बताते हैं लेखक हमें कि ग्रुप सोल है वो स्थिर नहीं रहती है, विकास के साथ साथ इसका भी विभाजन होता रहता है। जैसे हमारा पहले के कितना जॉइंट फैमिली में 25-25, 30-30 लोग एक साथ रहते हैं। आज ह्यूमन में न्यूक्लियर हस्बैंड वाइफ और इनके बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली का विभाजन हो गया है। तो ऐसा एनिमल्स में भी होता रहता है। शुरुआत में वो एक विशाल ग्रुप सोल में लाखों जीवों से जुड़ी थी, और लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं तो फिर वो छोटे छोटे समूहों में विभाजित होने लगती है।
और जब वो छोटे समूह में विभाजित होती है तो इनकी चेतना है वो पर्सनली ज्यादा ग्रो करती है। यहाँ पे हमें उदाहरण बताया है कि जैसे एक जलाशय में खूब सारा पानी है, फिर इसमें छोटी छोटी जो नहरें को वो पानी में बांट जाते हैं, नहरों से और छोटी शाखाओं में पानी को बांटते हैं, फिर हम खेत तक ले आते हैं, तो इसका कितना वंडरफुल यूजफुल हो जाता है। तो इस तरह से जो समूह आत्मा है वो जलाशय है, फिर कैसे वो छोटी छोटी ग्रुप में वो बटी जाती है, तो इनका जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से फास्ट होता है। फिर उन्नत पशु की बात अगर करें, एडवांस एनिमल्स की, तो कुछ पशु है वो सामान्य पशुओं की तुलना में अधिक विकसित चेतना प्रदर्शित करते हैं। उन्नत पशु है वो जो व्यक्तिगत पहचान विकसित करते हैं, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी वो बनाते हैं, फिर विशिष्ट भावनाएं व्यक्त करते हैं, सीखने की क्षमता को दिखाते हैं, मनुष्य से वो गहरा संबंध बनाते हैं। और ये पशु केवल प्रवृत्ति से नहीं चलते हैं, लेकिन इनमें प्रारंभिक मानसिक गतिविधियां भी विकसित होना शुरू करती है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे कुछ उन्नत पशु आत्माओं की दिया है, जैसे डॉग है तो वो अपने मालिक की भावनाओं को वो समझने लगता है कि वो क्या कहना चाहता है। जिनके घर में, जिनके फैमिली में डॉग होगा वो ज्यादा इस चीज को ज्यादा समझ सकता है। फिर एलिफेंट है, हाथी है, तो वो दीर्घकालीन स्मृति रखता है, वो एक चीज को कभी भूल, मतलब अपने मालिक को या इसने जो भी इसके साथ अच्छे बुरा व्यवहार किया है, तो वो एलिफेंट है, वो स्मृति में वो चीज को कायम रखता है, वो भूलता नहीं है। और एलिफेंट है वो बहुत ही समझदार एनिमल माना जाता है। फिर घोड़ा है, तो घोड़ा है वो जटिल प्रशिक्षण ग्रहण कर सकता है। पहले के जमाने में युद्ध में जो है वो घोड़े पशुओं को और खास करके घोड़ों को, घोड़े और हाथियों को तैयार किए जाते थे कि युद्ध की कुछ ह्यूमन के साथ साथ वो भी युद्ध की स्ट्रेटजी को वो समझते थे, तो इनको कड़ी ट्रेनिंग देके इनको तैयार किया जाता था, तो साथ साथ इनका भी डेवलपमेंट होता था। फिर डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन भी बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है, वो उच्च बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती है। और कभी कभी तो समुद्र में ऐसे भी अनुभव है, हम न्यूज़पेपर में और न्यूज टीवी में देखते हैं कि कभी कोई जहाज है वो अपना रास्ता भटक जाता है, तो कभी कभी जो डॉल्फिनों का जो समूह होता है वो इनको किस तरह से गाइड करता है। और डीप में अगर इस इनका पढ़ना है तो टॉरकॉम की एक इस पर किताब है, नाम अभी मुझे मेमोरी में नहीं है, लेकिन इसमें पूरा एनिमल किंगडम की बात इसमें बताई है। फिर और डीप में प्रिपरेशन की, व्यक्तिकरण की बात अगर हम देखें, तो जो इंडिविजुअलाइजेशन है वो अचानक एक दिन की प्रोसेस नहीं है, वो लाखों लाखों सालों की वो प्रोसेस है। और अचानक ये व्यक्तिकरण नहीं होता है, इसके लिए चेतना को काफी लंबी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि कोई पशु है तो वो गहरे प्रेम का जब अनुभव करता है, विशेष निष्ठा वो अपने मालिक की ओर विकसित करता है, व्यक्तिगत निर्णय वो खुद लेने लगता है। जैसे कैसे निर्णय लेता है, तो जैसे अपना मालिक है तो वो कितने समय वो बाहर रहता है, फिर इसको जूते चाहिए तो वो डॉग है वो इसको जूतों ला के दे देता है। फिर मालिक के आने का जो समय होता है तो वो डॉग एकदम से दरवाजे पे आके किस तरह से मालिक का इंतजार करता है, तो वो इस तरह से वो अपने कुछ कुछ डिसीजन है, कुछ कुछ जो है वो अपनी चेतना को वो विकसित करता है, और इस तरह से वो अपने स्वामी के प्रति विशिष्ट संबंध बनाना शुरू करता है। और तब इसकी जो चेतना है वो ग्रुप सोल से थोड़ा अलग होने की तैयारी करती है। तो इसका मेन स्पिरिचुअल जो महत्व है वो है कि ये एक अवस्था है जहाँ पहली बार मैं की जो भावना है वो एनिमल में जन्म लेती है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में वो मैं की भावना है वो जन्म लेती है। अभी यह पूर्ण मानव चेतना नहीं है, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो अवश्य है। जैसे कि एक सामान्य कुत्ता और एक ऐसा कुत्ता जो अपने मालिक के लिए जान देने को भी तैयार है, तो दोनों जो डॉग हैं तो दोनों की चेतना का जो स्तर है वो समान नहीं होता है। एक ने अपने इमोशंस, मालिक की इमोशंस को रिस्पॉन्स करके अपनी चेतना को डेवलप करना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरे डॉग को ऐसा एटमोस्फियर नहीं मिला है या इसने ऐसी शुरुआत नहीं की है, तो दोनों की चेतना में यहाँ पे काफी स्तर में डिफरेंट होगा। फिर और देखते हैं कि उदाहरण जैसे कि सभी कुत्ता, यानी कि यहाँ पे डॉग एक सिंबलिकल है, सभी डोमेस्टिक एनिमल की यहाँ पे बात आ जाती है, तो सभी डोमेस्टिक एनिमल है तो इनके चेतना का जो स्तर है वो समान नहीं होता है। आगे जैसे मैंने बताया कि सबका डिपेंड्स कि इनका जो ग्रो है, इनका किस प्रकार से इनका जो एटमोस्फियर है वो किस तरह से इसको मिला है।
जैसे कि एक सामान्य गली का डॉग है तो वो अपनी भूख प्यास और सुरक्षा तक ही इसकी चेतना है वो सीमित है। इसीलिए कभी कभार जैसे गांव में और हम कभी कभार शहरों में भी एक बात हम देखते हैं कि जब किसी की डेथ होने वाली होती है तो गली में जो कुत्ते हैं वो सबसे भौंकना शुरू कर देते हैं। और कुछ कुछ लोक वायका ये भी है कि जो है वो यमराज को जो है और यम के जो दूत है इनको जो ये डॉग है वो देख लेता है। लेकिन थोड़ा डीप रिसर्च के बाद ये जवाब मिला है कि सभी कुत्ते हैं वो यम या इनके दूतों को यानी कि इनके सूक्ष्म रूपों को सभी डॉग नहीं देख पाते हैं। कुछ उन्नत डॉग की सोल ही है वो देख पाती है। फिर वो स्वार्थ प्रधान व्यवहार होता है डॉग का। फिर भावनाओं की समझ इनकी थोड़ी सीमित होती है। एक सोसाइटी में दूसरा डॉग आ जाता है तो वो किस तरह से वो इस पर झगड़ पड़ता है, यानी कि थोड़ी सेल्फिशनेस की भी इनमें भावना होती है। और इनका जो चेतना का जो स्तर है वो सामान्यतः निम्न प्रकार का होता है। लेकिन एक ऐसा डॉग है जो अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार होता है। तो वो मालिक की भावनाओं को गहराई से समझता है। निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण संकट में मालिक की रक्षा के लिए भी वो अपने प्राण देने को तैयार होता है। और इस तरह से इसका चेतना का जो स्तर है वो थोड़ा उच्च विकसित होने लगता है। तो यहाँ पे दोनों कुत्तों की एक ही जाति होते हुए भी इनकी चेतना और भावनाओं और विकास का जो स्तर है वो थोड़ा अलग है। तो इसी प्रकार चेतना क्रमशः अनुभव से प्रेम, त्याग और समर्पण ह्यूमन की तरह ही वो यहाँ पे विकसित होती है। ये बात यहाँ पे बताई है। फिर जो पूरे अध्याय का जो चरम बिंदु है वो लेखक जिनराज दास जी हमें यहाँ पे बताते हैं कि वो है इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि किस तरह से एनिमल किंगडम से वो जो चेतना है वो ह्यूमन में किस तरह से वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है। तो वो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कोई जैविक घटना नहीं है, लेकिन बल्कि चेतना की एक रिवॉल्यूशन है। ग्रुप सॉल्व की यहाँ पे बात की है। फिर ग्रुप सॉल्व के जो स्टेज है इसको क्रॉस कर जाता है एनिमल। तो फिर किस तरह से सूक्ष्म रूप से इंडिविजुअलाइजेशन की वो प्रक्रिया होती है। तो शुरुआत में इनकी जो है पहला जो कदम है, मैंने कहा ना कि जो विकास है वो सूक्ष्म रूप से ऊपर से वो नीचे की ओर आता है। लास्ट में हम इसका साकार रूप देखते हैं। तो शुरुआत में वो मोनाड की ओर इसका पहला कदम बढ़ता है। फिर जो स्टेजिस है वो इसका व्यक्तिकरण के जो स्टेजिस है वहां पे वो पहुंचती है चेतना एनिमल की। फिर इसके जो पर्सनल एक्सपीरियंस, फिर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस, और लास्ट में पर्सनल मैं हूँ ऐसी एक आइडेंटिटी इनको मिलती है। यानी कि वो पर्सनल मैं की आइडेंटिटी का वो अनुभव करती है। और तब पशु की जो चेतना है वो पहली बार मानव चेतना की दहलीज पर पहुंचती है। क्या बदलाव होता है दोनों चेतनाओं में, अंतर क्या होता है। तो पहले ग्रुप सोल है वो सामूहिक चेतना, एक सामूहिक अनुभव में रहते थे। एक ही चेतना के अनेक जीवों में साझा रूप से वो अनुभव कार्य करती थी। लेकिन जब वो मैं की भावना की ओर आगे बढ़ते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी की ओर वो आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो व्यक्तिगत कर्म, व्यक्तिगत विकास की ओर ग्रो करते हैं। और अब जब चेतना व्यक्तिगत हो जाती है तो वो अपना रास्ता, अपना कर्म और अपना विकास है वो स्वयं करती है। तो चेतना की यात्रा है वो सामूहिक से व्यक्तिगत, अज्ञान से ज्ञान, बंधन से मुक्ति की ओर आगे बढ़ती है। यहाँ पे लेखक वो बताते हैं कि ये एक भाग की पहली बार व्यक्तिमान चेतना प्राप्त करता है। पशु अवस्था तक चेतना ज्यादातर सामूहिक होती है। फिर पशु अनुभव को ग्रहण करते हैं, पशु प्रेम करते हैं, भय को महसूस करते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता कि मैं एक स्वतंत्र अस्तित्व हूँ। लेकिन जब चेतना में वो पहली बार मैं एक अनुभूति उत्पन्न इनमें होती है, तब इंडिविजुअलाइजेशन का आरंभ होता है। और इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो है कि केवल विकास नहीं, यह चेतना की एक क्रांति है। एक कुछ चीजें यहाँ पे बार बार मैंने जानबूझ के रिपीट की है ताकि हमारा जो कंटेंट है वो डीप में क्लियर हो सके। तो क्या मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा अंतर, फिर अब पहले लेक्चर में हमने शरीर का देखा था कि पशु और मनुष्य में जो अंतर है वो सिर्फ शरीर का है। लेकिन पार्ट 2 में और इतने सारी एग्जाम्पल के बाद में हम ये कह सकते हैं कि क्या पशु और मनुष्य में अब शरीर के अलावा क्या अंतर बुद्धि का है। तो फिर थियोसॉफी हमें जवाब देती है कि नहीं, सबसे बड़ा जो अंतर है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस का है। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि किस तरह से वो व्यक्तिकरण की प्रक्रिया है और डीप में आगे बढ़ती है। तो जैसे प्रकाश है, सन है तो वो प्रकाश का भंडार है। फिर इसकी जो किरण है वो 7 किरणों में, और इसके सब किरण में बात की किस तरह से वो पृथ्वी पर आती है, फिर हमारे पूरे ग्रह को किस तरह से छूती है।
तो यहाँ पे सेम वो प्रोसेस लागू होती है कि चेतना की यात्रा समूह से व्यक्ति की ओर किस तरह से बढ़ती है। तो पहले वो समूह की आत्मा समूह की एक चेतना के रूप में कार्य करते हैं। सामूहिक अनुभव, सामूहिक स्मृति असंख्य जीवों की बनती है, फिर इनकी चेतना में वो सहभागी बनती है। फिर छोटी समूह आत्माएं बनती है जिसकी आगे हमने अभी बात की। फिर विशेष समूह इनके बनते हैं। फिर इनके उन्नत वो है वो पशु आत्माएं बनती है। सेम प्रोसेस है, वो हमारी तरह ही है। जैसे हम एक बड़े विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लेते हैं तो शुरुआत में हम किसी को पहचानते नहीं है, तो सबके साथ ही हम एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं। फिर धीरे 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 फिर हमारी ग्रुप बनते हैं। फिर ग्रुप में फिर हमारी फ्रेंडशिप बनती है। इस फ्रेंडशिप में फिर कच्ची वाली इस प्रकार की फ्रेंडशिप फिर है आगे बढ़ती है। फिर कुछ फ्रेंडशिप ऐसी होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। कुछ फ्रेंडशिप ऐसी होती है वो नेक्स्ट इनकारनेशन में भी वो फ्रेंडशिप है वो इवन एनिमी की जो भावना है वो किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव जो क्वालिटी है कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये प्रोसेस है वो एनिमल में भी होती है कि फिर वो विशेष समूह से उन्नत पशु की आत्माओं की श्रेणी में आते हैं जिसमें वो उच्च प्रकार की बुद्धि, प्रेम, निष्ठा, स्मृति और समर्पण की जो भावना है वो सीखते हैं। फिर वो व्यक्तिगत आई का जो है वो डेवलपमेंट होता है। मैं की अनुभूति है वो जागृत होती है। मैं की अनुभूति किस तरह से जागृत होती है कि जैसे कि मेरा मालिक है और मैं अपने मालिक के प्रति क्या करूं, ये जो मैं की भावना है वो इस तरह से जागृत होती है। फिर स्वतंत्रता, चुनाव और उत्तरदायित्व, आत्म विकास की शुरुआत होती है। फिर मनुष्य का जागरण होता है, ह्यूमन अवेकनिंग, जिसमें स्वचेतना, विवेक, कर्म, आध्यात्मिक विकास की पूर्ण यात्रा है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। तो इस तरह से एक ही प्रकाश असंख्य रूपों में यात्रा करता हुआ अंततः मानव में पूर्ण जागृति को वो प्राप्त होता है। यहाँ पे और डीप में लेखक ने हमें बताया है कि पशुओं पर मानव का इस सब की जो प्रोसेस है इसमें किस तरह से हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरह से एनिमल्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो मनुष्य पशुओं के विकास को तेज कर सकता है। यहाँ पे ये बात हम थियोसॉफी ही हमें ये बात सिर्फ हमें बताती है कि जाने अनजाने में हर पदार्थ पे किया गया हमारा जो भी है वो किस तरह से सामने वाले के विकास को या तो तेज कर सकता है या तो धीमा कर सकता है। तो जैसे जंगली पशु मुख्यतः ग्रुप सॉल्व के अधीन रहते हैं। फिर लेकिन जब कोई पशु है वो मनुष्य के साथ रहता है, इस मनुष्य का प्रेम प्राप्त करता है, मनुष्य के साथ वो संवाद करता है अपनी भाषा में, फिर भावना तक इनका संबंध बनता है, तो इसकी चेतना तेजी से विकसित होती है। जैसे एक सड़क का कुत्ता है और एक परिवार में पला कुत्ता है, वो दोनों समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य है वो केवल इनका शिक्षक नहीं है लेकिन इनके विकास में किस तरह से सहयोगी बन सकता है। तो यहाँ पे हम अपने आसपास की जितने भी जड़ और चेतन जो भी प्लांट किंगडम है, मिनरल किंगडम है और एनिमल किंगडम है, तो किस तरह से हमारा जो बिहेव है, हमारे जो लव के जो वाइब्रेशंस है वो किस तरह से इनको जाने अनजाने में विकास को किस तरह से वो तेज कर सकते हैं। फिर चेतना की जो यात्रा है वो समूह से व्यक्तिगत की और कैसे आती है, तो यही बात बार आती है यहाँ पे क्वालिटी की कि एडवांस एनिमल है वो विकसित चेतना में भी बहुत सारी योनियों में से वो पसार होते हैं। फिर व्यक्तिकरण की जो है वो व्यक्तिगत चेतना है वो तैयार होती है। तो यहाँ पे मेन जो है वो इमोशंस की यहाँ पे बात लेखक ने हमें बताई है। फिर यहाँ पे कुछ कॉपीराइट का प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना ही फेस लिया है। किस तरह से विकास के जो साधन है, तो इस साधनों का वो क्वालिटी का यूज करके हम जो आसपास के जो डोमेस्टिक एनिमल है इनके ग्रो में हम इनको किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो प्रेम से, फिर प्रशिक्षित करके, फिर इस पर विश्वास रख के और ज्यादा से ज्यादा इसके साथ हम निकटता बना के हम पशुओं की जो चेतना है इसको और ज्यादा से ज्यादा जागरूक हम कर सकते हैं। तो प्रेम, विश्वास, प्रशिक्षण और निकटता के ये जो 4 स्तंभ है वो पशुओं में छिपी दिव्यता को जागरूक करते हैं। जब ये साधन संतुलित रूप से हम अपनाए जाते हैं तब प्राणी की चेतना है वो विकसित होकर मानव चेतना की ओर अग्रसर होती है। फिर जो जिनराज दास की ये मूल पुस्तक के जो लेखक है उन्होंने जैक नाम के एक डॉगी का है वो उन्होंने उदाहरण बताया था कि भाई जो लेखक का जो निष्कर्ष है वो कहने का कि भाई जैक की जो चेतना है, इनके डॉग को उन्होंने नाम दिया था जैक। तो ग्रुप सॉल्व की सीमाओं से किस तरह से इसकी चेतना है वो आगे बढ़ रही है। तो इसकी विशेषता है वो असाधारण निष्ठा, मालिक के प्रति गहरा प्रेम, जैक का जिनराज दास के प्रति जो है वो गहरा प्रेम, भावनात्मक इनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत जो व्यवहार वो जैक की चेतना को व्यक्तिकरण की दिशा में किस तरह से
आगे ले जाता है। ये बात हमने लेखक ने यहाँ पे बताई है। फिर हम वापस इसके व्यक्तिकरण की ओर आते हैं, डिवाइन लाइफ की ओर। तो मोनाड है वो डिवाइन स्पार्क है, ईश्वर का अंश है, और मोनाड प्रारंभ से ही अस्तित्व में होता है। तो मोनाड है वो किस तरह से वर्क करेगा शुरुआत में, तो पशु अवस्था में मोनाड का प्रकाश तो है, लेकिन वो शुरुआत में ग्रुप सोल्स के माध्यम से वो कार्य करता है। फिर वो जब व्यक्तिकरण की ओर होता है तो मोनाड का प्रभाव अधिक प्रत्यक्ष हो जाता है, और बाद में इंडिविजुअलाइजेशन के बाद पहली बार मोनाड का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगता है। और मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है वो शरीर नहीं है, लेकिन हमारा वास्तविक जो एसेंस है, मूल स्वरूप है, वो मोनाड है। तो वो यहाँ पे हमने बात की है। फिर यहाँ पे पूरा परमानेंट एटम की यहाँ पे बात आती है। तो आध्यात्मिक विकास का जो मूल है वो परमानेंट एटम है। वो इसकी बात तब शुरू होती है जब एनिमल्स की जो चेतना है वो ह्यूमन में ट्रांसफर होने लगती है। तो परमानेंट एटम है द कोर ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, का जो कोर है वो परमानेंट एटम है, और इसका जो निवास है वो कॉजल बॉडी में होता है। तो यहाँ से धीरे 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 हमारे जो कॉजल बॉडी है इसकी शुरुआत, इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो पशु चेतना है तब तक एस्ट्रल और लोअर मेंटल बॉडी, फिर व्यक्तिकरण की तैयारी में कुछ एडवांस डोमेस्टिक एनिमल है, इनका इंटेलेक्चुअल बॉडी भी धीरे धीरे डेवलप होता है, फिर वो ह्यूमन चेतना में ट्रांसफर होते हैं। तो इनका जो कॉजल बॉडी है इसकी विकास की भी शुरुआत हो जाती है। तो जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, तो जब मनुष्य अनुभव से गुजरता है तो इसका जो सार है, इसका जो एसेंस है, तो जब मनुष्य का मृत्यु होता है तो इसका पूरे जीवन में इसने जो भी अनुभव इस प्लेनेट पे किए हैं, इसीलिए बोलते हैं ना कि ये पृथ्वी है वो हमारी सीखने की पाठशाला है। तो इस पाठशाला में इसने जो भी सीखा, जो भी अनुभव ग्रहण किया, तो वो एसेंस के रूप में है, वो एक परमानेंट एटम में, कॉजल बॉडी में वो समाहित हो जाता है। इसलिए जब किसी की पास्ट लाइफ देखनी होती है तो वो पास्ट लाइफ देखने के लिए कॉजल बॉडी, हमारी जो चेतना है इसको हमें कॉजल बॉडी तक की चेतना तक हमें ले जाने की अगर हमें स्किल आती है तो हम अपनी और दूसरों की पास्ट लाइफ को आसानी से देख लेते हैं। जब कोरोना का काल था तो ऐसे बहुत सारे वेबिनर्स और बहुत सारे स्पिरिचुअल्स लेक्चर्स अटेंड किए थे, तो इसमें कई लोगों को पास्ट लाइफ के कुछ फ्री वेबिनर्स किए थे मैंने, तो उनको अनुभव होते थे। मुझे तो नहीं हुआ था कोई पर्सनल अनुभव, लेकिन किसी किसी को ऐसे अनुभव हुए थे कि वो कोई मछली था, कोई पेड़ था। तो सिर्फ हमें, हम अपनी एज ए ह्यूमन ही पास्ट लाइफ नहीं दे सकते, लेकिन पास्ट में मिनरल्स में, फिर एनिमल किंगडम में, प्लांट में भी हम कौन सी ट्री थे, कौन से एनिमल्स थे नियर बाय, तो वो भी हम देख सकते हैं। फिर जब पुनर्जन्म जब हमारा होता है तो फिर पुनर्जन्म में जो सारा एसेंस है वो यहाँ पे हम लेके फिर हमारा जन्म होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो जन्म से ही अच्छा सितार बजाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, अच्छी आर्चरी इनको पहले से ही आती है, तो वो उन्होंने आगे पास में इस स्किल को डेवलप करने के लिए जो भी अनुभव लिए थे, तो वो फिर वो जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लाइफ में भी वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मेन इसका जो स्पिरिचुअल जिस्ट है वो कहना चाहते हैं कि प्रकृति में कुछ भी है, वो जो भी हम सीखते हैं, कुछ भी करते हैं तो व्यर्थ नहीं होता है। प्रत्येक अनुभव भविष्य के विकास की सामग्री हमारा बन जाता है। तो ये बात यहाँ पे बहुत अच्छे से लेखक ने हमें बताई है। फिर कारण शरीर को अगर डीप में जाए तो मानव आत्मा का जन्म और विकास की अगर बात करें तो जब व्यक्तिकरण, जब इंडिविजुअलाइजेशन पूर्ण होती है तब कॉजल बॉडी का निर्माण हो चुका होता है या होता है, और पशु अवस्था में चेतना है वो ग्रुप सोल में रहती है, लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन के बाद पहली बार वो एक स्थायी व्यक्तिगत केंद्र बनता है, और इसी को कॉजल बॉडी कहते हैं। कॉजल बॉडी क्या है, तो वो कॉजल बॉडी है वो भी आत्मा का वाहन है। हमारे ह्यूमन के पास सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, और 6 यानी कि टोटल 7 प्रकार के बॉडी है, जिसमें फिजिकल बॉडी विजिबल है, बाकी के जो 6 शरीर है वो इनविजिबल है। तो इनमें से कॉजल बॉडी भी है वो एक है, वो आत्मा का वाहन है और उच्च मानसिक स्तर का शरीर है, जो अनुभवों को का संग्रह केंद्र है और मानव चेतना का वो मुख्य आधार है। तो वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो यहीं से मनुष्य वास्तव में व्यक्ति बनता है, और जो कॉजल बॉडी है वो मानव आत्मा का मंदिर है। यही सद्गुण, ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव संचित होते हैं और मानव शरीर से वो मनुष्य आगे बढ़ता है और बढ़ता भी है।
तो मानव का जन्म कैसे होता है, तो वैसे आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है, लेकिन शरीर का जो जन्म होता है। लेकिन जो बर्थ ऑफ ह्यूमन सोल की जो बॉडीज की जो प्रोसेस है, तो वो यहाँ पे लेखक वो हमें ये बात यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो भाई बताते हैं कि भाई मानव आत्मा का जन्म कोई जैविक घटना नहीं है, लेकिन चेतना की ही घटना है। यही बात आगे हमने देखी एनिमल किंगडम में। तो जब चेतना ग्रुप कॉन्शियसनेस से ऊपर उठती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस विकसित करती है, इंडिविजुअलाइजेशन को पूर्ण करती है, तब ह्यूमन सोल का जन्म होता है। और क्या जन्म लेता है, तो शरीर नहीं, लेकिन कई नई चेतन सत्ताएं है वो हमारे साथ जन्म लेती है, और वो स्मृति और विकास की जो ये प्रोसेस है वो जन्म मरण की आगे बढ़ती रहती है, और इस तरह से हम आगे डेवलप होते रहते हैं। आत्मा चेतना की यहाँ पे बात की है कि भाई व्यक्तिगत कर्म, नैतिक जिम्मेदारियां और वो हमारा आध्यात्मिक विकास है, वो हमारी किस तरह से हमें यूजफुल होती है। तो एनिमल कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअलाइजेशन, फिर कॉजल बॉडी, फिर ह्यूमन सोल इसमें प्रवेश करता है, और इस तरह से हम ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो हम बोलने में एक सेंटेंस लगता है, लेकिन इसमें लाखों करोड़ों साल लगते हैं। स्पिरिचुअल इंसाइट क्या है इस प्रोसेस की, तो मानव जन्म केवल मानव शरीर प्राप्त करना नहीं है, लेकिन मानव जन्म का अर्थ है स्वयं को जानने की क्षमता। और इसी बात को हमारे उपनिषद में भी बताया है, आत्मानम वृद्धि, यानी कि आत्मा में वृद्धि की ओर आगे बढ़ के स्वयं को जानो। और मानव विकास को आध्यात्मिक अर्थ है, तो ये बात है वो हमने आगे इसी तरह से देखी। मिनरल से लाइफ, प्लांट में, प्लांट से कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है, फिर हमारा इंटेलेक्चुअल किस तरह से तैयार होता है, कॉजल बॉडी किस तरह से तैयार होता है, फिर लास्ट में ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी फिर किस तरह हम कॉजल बॉडी को भी क्रॉस करके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर आगे हम हमारा जो एटॉमिक स्पिरिचुअल बॉडी है वहां तक किस तरह से अपनी चेतना को हम शिफ्ट कर सकते हैं, वो बात यहाँ पे हम बताते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि पशुओं के प्रति मानव का दायित्व क्या है। फिर ये बात है वो फिर से लेखक ने ये दृष्टि यहाँ पे दोहराया कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्यों ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बार 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 इस चैप्टर में रिपीटेशन होता है। तो जब हम दूसरे की प्रोग्रेस में हम इंटरेस्ट लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारी ह्यूमन की जो चेतना है वो भी डेवलपमेंट की ओर आगे शिफ्ट होती रहती है। थियोसॉफी कहती है कि श्रेष्ठता का अर्थ अधिकार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी की बात है वो बार बार आती है कि जैसे जैसे चेतना डेवलपमेंट होगी, तो हमारी जिम्मेदारी है वो बढ़ती जाएगी। तो मनुष्य पशुओं का स्वामी नहीं है, इनका बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर है। और आगे की स्लाइड में ब्रदरहुड की बात आएगी। प्रेम देना है और प्रेम को प्राप्त करना है, और इनको जो है वो सुरक्षा भी देना है, यानी कमजोर जीवों की रक्षा करना है, वो हमारा नैतिक फर्ज है। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिर जो नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज से वेजिटेरियन की ओर आगे बढ़ना है, वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम इनके जो एनिमल्स के जो भी बॉडी है, इनके जो भी बच्चे हैं, तो इन ह्यूमन का आधिपत्य इस पर कतई ही नहीं है, बल्कि इनको ग्रो करने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अभी हिंसक की एक अवस्था ही तक आए हुए हैं हमें। तो अगर जो और हम डेवलपमेंट ये लव का करेंगे, तो धीरे धीरे हम नॉनवेज से वेजिटेरियन की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा नैतिक फर्ज बनता है इनको सुरक्षा देना, फिर विकास में सहयोग देना है। और सभी जीवों क्यों विकास में सहयोग देना है, क्योंकि सभी जीवों में एक ही दिव्य जीवन एग्जिस्ट करता है। उच्चतर का उद्देश्य निम्नतर की हमेशा सहाय करना है, ना कि इनका भक्षण करना। यदि सभी में एक ही जीवन है, तो पशुओं के प्रति क्रूरता वास्तव में स्वयं के प्रति ही क्रूरता नहीं है, तो हम स्वयं के प्रति ही क्रूरता है। ये बात बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें जो ऑथर है वो बताते हैं। वो बोला था ना, फर्स्ट ब्रदरहुड की बात और आगे आएगी डीप में। तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है थियोसॉफी का, वो ब्रदरहुड का तो बात करता है न्यूक्लियर ब्रदरहुड की, लेकिन वो ह्यूमन किंगडम की बात करता है। लेकिन नेचर का जो ब्रदरहुड का जो वन लाइफ का जो ब्रदरहुड का प्रिंसिपल है, वो कितना डीप यहाँ पे लेखक ने हमें बताया है कि समस्त जीवन, मिनरल से लेके ह्यूमन तक का समस्त जीवन है वो एक भातृभाव ही है, ब्रदरहुड ऑफ लाइफ। एक जीवन समस्त साम्राज्य यानी कि पूरा मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। फिर यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात की है, तो यहाँ पे पशुओं को किस तरह से हमें संरक्षण करना चाहिए। अभी वर्तमान समय में काफी जो कुछ एनजीओ है, काफी कुछ लोग है, इवन हमारी गवर्नमेंट भी है, तो इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रही है। बल्कि लेटेस्ट उदाहरण हम देखेंगे कि भाई जो अंबानी फैमिली का जो बेटा है अनंत अंबानी, तो इसने किस तरह से पूरा इसके लिए पूरा एक म्यूजियम बनाया है
पशुओं के लिए ही। तो इसमें बड़े बड़े कैसे वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल है वो रखते हैं और एकदम निर्भर होकर वहां पे रहते हैं। तो अनंत अंबानी ने एक बहुत ही अच्छा ये कार्य करके अपने लव को किस तरह से एनिमल किंगडम की ग्रेटिट्यूड को उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो वो सच में वो म्यूजियम है वो देखने लायक है जब वो सबके लिए खुला रखेंगे। तो फिर पर्यावरण संरक्षण, अगर हम नेचर का संरक्षण करेंगे तो नेचर हमारा संरक्षण करेंगे। अभी पर्यावरण में असंतुलन बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है? तो हमारी जो ह्यूमन ग्रीड है, तो इसी के कारण ये पर्यावरण का संतुलन बढ़ गया है और हम ही एनिमल्स के साथ साथ हम भी सफर हो रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ गया है, पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है, बारिश आने की जो रेन साइकिल है वो किस तरह से टूट गई है, कभी कहाँ अकाल हो जाता है, कहाँ सकाल हो जाता है, कहाँ ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा ठंडी होती है। तो जो बैलेंस था एनवायरमेंट में, तो ह्यूमन की ग्रेड ने इसको किस तरह से ब्रेक कर दिया। तो सीधा सा गणित है इसका कि आप नेचर को संभालो तो नेचर आपको संभालेंगे। फिर अहिंसा, जो पूरा जैनिज्म है इसकी पूरी फिलोसफी है वो अहिंसा पे टिकी हुई है। तो हमें किस तरह से अहिंसा का जो धर्म है वो हमें अपनाना है और किस तरह से हमारे आसपास के क्रिएचर को हमें करुणा का प्रदर्शित करना है। तो समस्त साम्राज्य के साथ हम किस तरह से जुड़ सकते हैं। और वन लाइफ प्रिंसिपल का सिर्फ बातें नहीं इसका, लेकिन हम अनुभव भी किस तरह से हम करेंगे। और हमारा जो सनातन धर्म के जो हिंदू स्क्रिप्चर है इसमें तो वसुदेव कुटुम्बकम की ही बात की है कि पूरा जो प्लेनेट अर्थ है वो एक कुटुंब ही है। तो ये बात थियोसॉफी की तरह हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भी आती है, हमारे वेदों में ये बात आती है कि पूरी पृथ्वी है वो हमारा कुटुंब है। तो जैसे कुटुंब के फैमिली मेंबर्स के किस तरह से नर्चर में, ग्रो में हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो आसपास के एटमॉस्फेयर में, आसपास की जो किंगडम है वो हमारे साथ साथ पैरेलल डेवलप हो रही है। तो हमें इनमें भी इंटरेस्ट लेना है। और इनडायरेक्टली जब हम दूसरों की चेतना में इंटरेस्ट लेते हैं तो हमारी चेतना भी अपने आप डेवलप होती है, क्योंकि फिर प्रकृति है वो हमारे में इंटरेस्ट लेती है। वन लाइफ का फिर ये सारा है वो, ये जो है स्लाइड है वो पूरा चैप्टर का रिपीटेशन है कि भाई किस तरह से शुरुआत में हमने देखा था वन लाइफ का प्रिंसिपल, जो 7 किरणें हैं वो डेवलपमेंट की जो 7 धाराएं हैं, सब अपनी अपनी अनुकूल रेस के अनुसार किस तरह से आगे बढ़ते हैं। खनिज से फिर वो प्लांट की और प्लांट से फिर एनिमल, एनिमल से ग्रुप सॉल में स्पेशल ग्रुप सॉल्व, फिर वो वैयक्तिकरण की ओर आगे आते हैं। फिर वो इनकी जो एंटर है वो कॉजल बॉडी के माध्यम से, किस तरह से परमानेंट एटम के माध्यम से, फिर वो किस तरह से वो ह्यूमन सॉल में वो है वो आते हैं। तो इस तरह से पूरा जो मेन कंसेप्ट है वो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, वो लेखक खास तो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य अवधारणा है वो है जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी की अवधारणा है? क्योंकि पशु की चेतना से मनुष्य की चेतना है वो ज्यादा विकसित हुई है। तो जैसे जितनी चेतना हमारी विकसित होती है तो इतनी जिम्मेदारी की भावना है वो हमारी पशु की से हमारी ज्यादा है। तो हमें इनका नर्चर का ख्याल रखना है। और अंतिम अध्याय के अंतिम पड़ाव में लेखक हमें जो है वो संदेश देते हैं कि चेतना की यात्रा है वो पशु से मानव तक निरंतर आगे बढ़ती रहती है, निरंतर है चेतना विकसित होती रहती है। प्रत्येक जीव है वो दिव्य योजना का एक भाग है और वो हमारा ही स्वरूप है, ये मान के हमें इसके विकास में सहयोग देना है। और यदि सभी जीव एक ही है तो जीवन की अभिव्यक्तियां ही है वो फॉर्म से अलग है, हम किसी से बाह्य तरह से शरीर से अलग है, आंतरिक रूप से हम सब एक ही है। और लास्ट में ये जब प्रैक्टिकल ये बात हमारे जीवन में जब उतरना शुरू होती है, तब हमारा जो है वो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक जागरण है वो डेवलप होता है। फिर हम ह्यूमन से किस तरह से मास्टर महात्मा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और फिर हमारे दिव्य चेतना, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की जो अवस्थाएं है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहो या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कहो, तो भी किस तरह से हम वहां पे पहुंच सकते हैं ह्यूमन लाइफ में रह के। तो विकास का जो उद्देश्य है वो केवल मनुष्य बनना नहीं है, लेकिन अपने भीतर की जो दिव्यता है इसको प्रकट करना है। तो ये बात हमने आज के दोनों लेक्चर्स में हमने ये बात देखी। तो यहाँ पे मैं है वो अपना जो है वो स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। आई होप आप लोगों की आवाज़ तो मुझे नहीं आई, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों को आई होगी। तो यहाँ पे मैं अपना जो प्रवचन है इसको पूरा करती हूँ। और 5 मिनट है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, मुझे नॉलेज होगा तो मैं आंसर देने की चेष्टा करूंगी। धन्यवाद वर्षा जी। अब आवाज आती है? आपको आवाज आ रही है, हो सकता है उस टाइप पे नेट इश्यू हो।
आपने जिस तरह ये इवोल्यूशन ऑफ जो एनिमल, जो थियोसॉफी का विकासवाद इवोल्यूशन को समझाने का एक बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर था, जो इसका मुख्य विषय है कि पशु कैसे धीरे धीरे ग्रुप सोल से हमारी इंडिविजुअलाइजेशंस की ओर जो विकसित होती है, कि पशु भी हमारी विकास का एक महान योजना का हिस्सा है, कि पशु में भी चेतना लगातार विकसित हो रही है, और यही पशु एक दिन विकसित पशु से ये मानव जीवन भी प्राप्त करते हैं। तो ये परिवर्तन कोई अचानक नहीं होता, लगातार कई वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है। आपने इसको बहुत अच्छे से, ग्रुप सोल्स का कंसेप्ट भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। काफी सारी फैक्ट्स इसमें काफी मेरे लिए भी बहुत न्यू थे। थैंक यू। अब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके मन में कोई इस को लेके, चैप्टर को लेके कोई क्वेश्चंस हो, आज के हमारे इस सेशन को लेके, या कोई तर्क आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सारे कंटेंट को इतना इमेज में कलरफुल बनाया है तो ज्यादातर तो क्वेश्चन की गुंजाइश ही नहीं होगी। आई होप सो। आपने बहुत बहुत हार्ड वर्क किया है सच में। आप पूरे बहुत वीक का इतने, मेहनत किया मैंने। वाकई जो पिक्चर देख के समझना बहुत आसान होता है। हाँ। दोनों किसी का अगर छूट गया है तो पार्ट वन पार्ट टू दोनों को अगर एक साथ सुनोगे तो काफी क्लैरिटी है वो आएगी। यस आई कैन ऐड समथिंग। सो बहुत अच्छा था वर्षा, स्पेशली आपने बहुत एफर्ट डाल के जो इमेजेस बनाए, तो आई थिंक दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। आई जस्ट वांटेड टू ऐड अ फ्यू थिंग्स। फर्स्टली लाइक आई थिंक वन ऑफ द बुक्स CWL एंड एनी बेसेंट की बुक में ये आया है कि द इंडिविजुअलाइजेशन व्हिच हैपेंड विद CW and Annie Besant happened in the moon chain, in यस। which they were monkeys, and they were protecting the family of KHN, Master M. And when यस। some attackers came, then these animals, they were monkeys who protected them. And in that deep love, they were killed, but then they individualized into humans afterwards. So you mentioned that emotion is the reason why from animal to human it comes. But there is one more point here, and I think it comes in Pedigree of Man, Annie Besant की, जो कहती है कि अच्छी इमोशन से भी एनिमल, लाइक डीप लव से भी एनिमल ह्यूमन बन सकता है, बट नेगेटिव इमोशन से भी बन सकता है, डीप हेट्रेड, डीप एंगर। तो यस। अगर एनिमल्स को बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट पे रखते हैं जहाँ डरे हुए हैं, देन ऑल्सो दे कैन ट्रांसफर, देन व्हाट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग दे स्टार्ट, कितना उनको हीलिंग करना, हीलिंग होना होगा उनका। सो दैट इज वन पॉइंट। लेकिन इस होल थिंग में आपको नहीं लग, आपको ये अगर किसी को लगता है कि ठीक है हम पहले एक ग्रुप मोनाड, एक बड़े मोनाड ग्रुप सोल थे, लेकिन अब हम इंडिविजुअल हो गए, तो हम अब अलग हो गए, बट ये अलग नहीं है एक्चुअली। अब भी हम एक लार्ज ह्यूमन बीइंग ही है, वन यस। लार्ज ह्यूमन बीइंग है, उसके एक पार्ट है, हम फिर भी एक एक हिस्सा ही है। क्योंकि अगर आपको इस बात का ये चाहिए सब्सटेंस, तो आप कृष्णमूर्ति केस में देखिए, ही विल से कि अगर एक आदमी भी मेरी जो बातें समझ जाएगा तो पूरे वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो जाएगी। तो इसका ये यस। मतलब है कि इवन सो दैट इज, एनिमल में भी यही हो रहा है। अगर ये एक एनिमल ने एक ट्रिक सीख ली और फिर वो वापस चला जाता है ग्रुप सोल में, बाकी एनिमल्स को भी आ जाता है, अगले जनरेशन के बाकी सारे एनिमल्स को वो ट्रिक आ जाती है। So that's how they are improving. Same thing will happen to us. इसीलिए जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक छोटे से नंबर में भी हो, अगर हम अपना हार्ड वर्क करें अपने आप पे, तो दिस अफेक्ट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ द होल अर्थ्स ह्यूमैनिटी, even if it is a small number. It is that clear improvement. It should be a big jump. मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा you are able to do small improvements and all that. You have to make a big improvement in your human nature. That big improvement will improve the whole of यस। humanity. यस।
दैट मीन्स ग्रुप सोल ह्यूमन लेवल पे भी वर्क करती है। करती है, बिकॉज एक्चुअली आत्मा के लेवल पे हम सब एक हैं। तो एक्चुअली ये सब एक सॉर्ट ऑफ क्या होता है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग, ऊपर जो है वो नीचे है, वो ऐसे ही चल रहा होता है। जैसे आर्कीटाइप की बात आप सोचिए, आर्कीटाइप इज दैट सब चीज की आर्कीटाइप है। आर्कीटाइप का क्या मतलब है? वो एक ब्लूप्रिंट है, एक ड्राइंग है, वो बनी हुई है कि ऐसा ह्यूमन होना चाहिए, ऐसा ये एनिमल, तो ब्लूप्रिंट्स है। नाउ इफ यू थिंक, ऐसा ही ब्लूप्रिंट जन्म में भी हो रहा है। क्या हो रहा है? सबसे पहले वो इथरिक डबल फॉर्म होती है। इथरिक डबल हमारी ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट से ही हमारा फिजिकल बॉडी फॉर्म हो रहा है। सो जो हाईएस्ट लेवल पे हो रहा है आर्कीटाइप, वो लोएस्ट लेवल पे भी हो रहा है। यस, ये है, दिस इज थियोसॉफी, एज अबव सो बिलो। सो वो इसमें दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ग्रुप सोल का कॉन्सेप्ट सिर्फ एनिमल टू ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन टू सुपर ह्यूमन में भी है। अगला लेवल है सुपर ह्यूमन, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। यस, डेफिनेटली। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया आपने ऐड किया। हाँ, नेगेटिव कंसेप्ट काफी मेरे लिए भी न्यू था, मैंने बताया ना। नहीं है, हम सब जुड़े हुए हैं। एक एक फ्लावर को भी यहाँ हम प्लक करते हैं प्लांट से, तो इसका पूरा दूर के स्टार तक हिल जाते हैं पूरे। इसके जो वाइब्रेशंस है, वो जैसे एक पानी में पत्थर डालते हैं तो कैसे इसके वेव्स रिंकल्स होते हैं, इस तरह से। तो मतलब कि हमारा जो है वो बिहेव कितना, मतलब पूरी प्रकृति को कितना मतलब अफेक्ट करता है। हमें अपने बिहेव पे अपनी इंद्रियों पे कितना मतलब रखना है ध्यान, और देना है तो हमेशा शुभ ही देना है। जैसे वो विमल जी ने वो बताया टॉर्चर की बात, तो हम एनिमल्स को जो टॉर्चर करते हैं तो वो संघर्ष करके फिर फाइट करना सीखते हैं। लेकिन हम इनको टॉर्चर करते हैं तो जाने अनजाने में हम अपनी चेतना को कहीं ना कहीं हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो होगा वही हम देंगे। तो ऐसा है। इसलिए हमारे जो वेदास, उपनिषद और हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर बोलते हैं ना कि अपने बिहेव को, अपनी इंद्रियों को हमेशा काबू में रखो। इसलिए क्योंकि जाने अनजाने में कोई ना कुछ, इसको फिर पाप कर्म ऐसा शब्द दे दिया है, लेकिन बात यही है, विकास की ही है। ठीक है, मीटिंग क्लोज करें फिर? ठीक है, यस। प्रेयर कर लीजिए। जी बिल्कुल। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतगमय। Lead me from the unreal to real. Lead me from darkness to light. Lead me from death to immortality. May there be eternal peace. Om Shanti Shanti। मैं वर्षा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। Thank you, Varsha ji. Thank you. Very nice you explained. थैंक यू सर। Everything I appreciated and enjoyed. Really, it is not easy to present such kind of topic in a very good presentation. Really, I must congratulate very much. Thank you. थैंक यू सर। But we must always remember that is this group soul concept has come into the theosophy. यस, Nobody has told this group soul, and it's a theosophical concept. But still, we must remember animal is animal, plant is plant, यस, and man is man. Man is the soul, not man is a man. So, plant is plant, animal is animal, but man is not man. Man is soul. And yes, this individualization is very important, and therefore we are more concentrated on one consciousness, one life, one earth. This is what our paradigmic shift is there. So I must congratulate you. What a good
preparations you have done. This is very good for the students in colleges and etc. Your talk will be more appreciated. Thank you very much. I am really, I came here just to appreciate your efforts. Thank you. Thank you. मैं भी इंडियन सेक्शन की आभारी हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। तो सभी टीम मेंबर का और इंडियन सेक्शन का थैंक यू सो मच।